के सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, उसी में हम लोग जीके जीएस का फुल एंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 50 क्वेश्चन का जबरदस्त डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स का सवाल दिया गया है और एग्जाम जिसका भी है उसको देखकर जरूर जाइएगा एग्जाम देने से पहले। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ये आज आपका सेट नंबर 1 है और ये एग्जाम तक चलेगा अगर आप लोग का प्यार ज़्यादा बना रहेगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रा है उसका हम लोग ट्रिक आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है उसको याद कीजिएगा, जेपी बाबू याद रखनी है। क्या याद रखेंगे? जेपी बाबू। जे से हो जाएगा याद रखनी है जोजिला दर्रा। क्या बोलिएगा? जोजिला दर्रा। पी से हो जाएगा पीर पंजाल, जो आपका पूछा था पीर पंजाल हो जाएगा। और वा से हो जाएगा याद रखनी है वारा लाचा दर्रा। क्या बोलेंगे? वारा लाचा दर्रा। ठीक है। और याद रखनी है बू से हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। क्या हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा हो जाएगा। वहीं बात करेगा हिमाचल प्रदेश तो यहाँ से याद रखनी है सराब। क्या याद रखेगा? सराब। यहाँ से याद रखनी है सराब। सराब से हो जाएगा याद रखनी है छिपकिला दर्रा। क्या बोलिएगा? छिपकिला दर्रा। रौ से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा हो जाएगा। और बौ से हो जाएगा वारा लाचा दर्रा। क्या याद रखिएगा? वारा लाचा दर्रा। और यहाँ जो वह होगा वाह, इससे याद रखनी है बनिहाल दर्रा होगा। क्या होगा? बनिहाल दर्रा। थोड़ा सा मिस हो गया तो इसको ध्यान देनी है। तो जम्मू कश्मीर में आप लोग क्या याद रखिएगा? जेपी बाबू याद रखिएगा। और जो है यहाँ पर सराब किस में रखेगा? हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में याद रखनी है मनाली ट्री। क्या याद रखिएगा? मनाली। मौ से हो जाएगा माना, ना से हो जाएगा नीति, ठीक है, और ली से हो जाएगा लिपुलेख। तो इन सभी दर्रा को एकदम याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लद्दाख में भी दर्रा है, जैसे बोल सकते हैं मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा आपका कहाँ पर है? याद रखनी है लद्दाख में। खुरदंगला दर्रा ये भी कहाँ पर है? तो याद रखनी है ये भी आपका लद्दाख में है। और आपको पूछा जाएगा याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से याद रखनी है यहाँ पर हो जाएगा बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला दर्रा हो जाएगा। और यहीं पर हो जाएगा यांगयाप दर्रा, पटकाई बूम दर्रा, ये सभी भी यहीं पर है, इसको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बस आप लोग अंतिम तक देखिए, आपको बहुत प्रश्न का सवाल यहाँ से मिलेगा। एक प्रश्न में लगभग हम लोग 10 फैक्ट को जानेंगे। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन को देखते हैं 500 फैक्ट को देख के जाइएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये आपको पता है, पॉवर्टी ब्रिटिश इन रूल इंडिया 1904 ईस्वी में जो है ये दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नरोजी के द्वारा। दादा भाई नरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो दादा भाई नरोजी को जानते हैं। दादा भाई नरोजी ने एक जो है याद रखनी है पत्रिका स्टार्ट किया था। उस पत्रिका का नाम क्या था? तो रप्त गुप्तार। क्या बोलेंगे? रप्त गुप्तार जो है इनकी पत्रिका थी। और याद रखनी है इनका जो है ये कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन किए। पहला अधिवेशन 1886 ईस्वी में किए, दूसरा बार 1893 ईस्वी में किया और तीसरा बार जो इन्होंने किया 1906 ईस्वी में। और 1906 में जो अधिवेशन किया था इसमें जो है इन्होंने स्वराज की मांग रखा था। क्या रखा था? स्वराज की मांग रखा था। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, भारत के संविधान में लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद की बात करिएगा तो 395 अनुच्छेद। देखिए मूल संविधान में क्या क्या था जब संविधान लागू हुआ था, तो अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा? 395 हो जाएगा। वहीं पूछा जाएगा आपको अनुसूची। अनुसूची पूछा जाएगा तो याद रखनी है 8 अनुसूची। और आपको भाग पूछा जाएगा तो उस समय भाग कितना था? तो 22 भाग था। तो इस तीनों प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है। आगे की सवाल देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? देखिए जब भारत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये चर्चा दिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो उसके जगह पर कौन रहेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर नहीं रहेंगे तब उनके जगह पर कौन करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश एक भी कार्य किया है, ये याद रखनी है। एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिसको जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने कार्य किया था। और याद रखनी है लगभग 1 माह तक किया था। उनका नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या याद रखेंगे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा हो जाता है।
अब यहाँ पर बात आता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। 53 में बोला गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में बोला गया है निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। 55 में बोला गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यानी एकल संसदीय मत प्रणाली द्वारा होगा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में इनकी योग्यता बताया गया है। 59 में शर्तें बताया गया है और 60 में बताया गया शपथ और 61 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इस सभी बातों को भी ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। तो ये आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए, याद रखनी है, जो कि लोकसभा का एक भी बार सामना नहीं किया। क्या बोलेंगे? लोकसभा या बोल सकते हैं संसद का एक भी बार सामना नहीं किया, क्योंकि ये याद रखनी है महज जो है 6 महीने तक का प्रधानमंत्री बने थे। और ये याद रखनी है चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। क्या बोलिएगा? यूपी का मुख्यमंत्री 2 बार रह चुका है और 1 बार भारत का उप प्रधानमंत्री भी रह चुका है। इसीलिए 1954 में जो प्रावधान किया गया था भारत रत्न देने का, भारत रत्न देने का, इसीलिए जो है 2024 का भारत रत्न जो है एक सीएम बोल सकते हैं, यूपी के सीएम बोल सकते हैं चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है। क्या याद रखेगा? चौधरी चरण सिंह को। और बोल सकते हैं कितने व्यक्ति को इस बार भारत रत्न दिया गया है? लगभग 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें एक आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, दूसरा हो जाएगा, याद रखनी है, आपका बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हो जाएगा कृषि का जनक बोल सकते हैं, इसको हम हरित क्रांति का जनक जो बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन, और चौथा हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव, और एक हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह, और पांचवा हो जाएगा आपका लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? देखिए बात करिएगा यहाँ पर आपातकाल। आपातकाल की चर्चा संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है। और ये भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, एक होते हैं राजकीय, या तो बोल सकते हैं इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है, और एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल। तो इन 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 352 आर्टिकल के द्वारा किया जाता है। राजकीय आपातकाल 356 के द्वारा, और वित्तीय आपातकाल 360 के द्वारा। तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है आपको, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और ये अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। क्या बोलिएगा? एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है अनुच्छेद 148। 148 में क्या है? किए गए कंप्रोटर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, और अनुच्छेद 143 में क्या है? तो याद रखनी है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति क्षमादान की प्रक्रिया कितना में है? अनुच्छेद 72 में है। आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? देखिए संसद में बोल सकते हैं बैठने का अधिकार और बोलने का अधिकार, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये अधिकार किसको है? तो याद रखनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी को है। किसको है? महान्यायवादी को है। और महान्यायवादी की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? 76 आर्टिकल में है। और इसको जो बोल सकते हैं संसद के लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के 88 के क्लाउज 3 में की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो याद रखनी है आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा में निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो याद रखनी है देवयानी। क्या याद रखेंगे? देवयानी। और देवयानी को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? देखिए ग्रह की बात करिएगा तो शुक्र का सब बोल सकते हैं, पृथ्वी का, सूर्य का बोल सकते हैं, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह आपका कौन हो जाता है? बुध। उसके बाद दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य याद रखिएगा सूर्य ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अधिक है, इसीलिए ये जो है गर्म ग्रह है। और ये याद रखिएगा चमकीला ग्रह होने के कारण यूरोप के लोग इसको देवी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? वीनस के नाम से जानते हैं। और शुक्र याद रखनी है पृथ्वी का बोल सकते हैं बहन या मौसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी होती है? ये देखिए आपका जो है पृथ्वी का ग्लोब है, सबसे लंबी रेखा जो होता है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जब जाइएगा तो 23.5 डिग्री बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो लगभग 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहले कौन आता है? आपका गुजरात आता है। उसके बाद क्या आता है? राजस्थान आता है। उसके बाद
क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद याद रखनी है त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो इन 6 राज्यों को ध्यान दीजिएगा। एक मकर रेखा भी होता है, याद रखनी है, यहाँ पर होती है मकर रेखा, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा से और सवाल आपको आरपीएफ में पूछा जाएगा, जो कि आपको आरपीएफ एसआई में भी पूछा था। याद रखनी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो माही नदी है। कौन नदी है, माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन नदी है, याद रखनी है, कांगो या जायरे नदी। क्या बोलेंगे, कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, लिम्पोम्पे नदी। क्या बोलिएगा, लिम्पोम्पे नदी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, ये आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर। कौन हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। वहीं में पूछेगा कि भारत में जो है सबसे खारे पानी का झील कौन हो जाएगा, भारत में अगर पूछागा तब आपका हो जाएगा, याद रखनी है, कौन, चिल्का झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील आपका किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। वहीं पूछेगा भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा, भारत में अगर सबसे मीठे पानी का झील पूछेगा तब आपका हो जाएगा वुलर झील। और बुलर झील आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिए। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो इंदिरा पॉइंट सबसे मुख्य दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ये देखिए आपका जो है भारत है, और यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, निकोबार। निकोबार द्वीप में ही, याद रखनी है, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। क्या बोलिएगा, इंदिरा पॉइंट है। वहीं अगर पूछा आपको कि दक्षिण भारत का मतलब प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है, तमिलनाडु का हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को सबसे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, तो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। किस नाम से, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। अब देखिए यहीं पर से आपको पूछा जाएगा कि भारत का उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या याद रखेगा, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल किस राज्य में है, तो केंद्र शासित प्रदेश, याद रखनी है, लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु पूछेगा तो याद रखनी है कविथु हो जाएगा, किविथु हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और पूछेगा सबसे पश्चिमी बिंदु आपको कौन हो जाएगा, सबसे पश्चिमी पूछेगा तब आपका हो जाएगा गुहार मोती। कौन हो जाएंगे, गुहार मोती। और गुहार मोती किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, कैलाश पर्वत बोल सकते हैं तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है, तिब्बत में स्थित है। बोल सकते हैं एक पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलिएगा, काराकोरम। काराकोरम के याद रखनी है, पश्चिम भाग में जाइएगा, सॉरी पूर्वी भाग में जाइएगा। पूर्वी भाग में एक जो है तिब्बत के मानसरोवर झील है। क्या बोलिएगा, मानसरोवर झील है, ठीक है। और मानसरोवर झील के जब पश्चिम में आइएगा काराकोरम का, तो यहाँ आपको मिलेगा राकस ताल झील। क्या बोलिएगा, राकस, राकस पोसी बोलते हैं इसको। ये जो है सबसे बड़ा ढाल तीव्रतम वाला पर्वत है, और इसी में बोलते हैं कैलाश पर्वत होते हैं, ठीक है। और ये मानसरोवर झील जो है यहाँ से बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। जैसे आपका हो जाएगा सिंधु, उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या बोलिएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और उसके बाद एक और नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है। तो इसको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल अभी तुरंत हमने बताया, ये मानसरोवर झील हो जाएगा। तो याद रखनी है, तिब्बत के मानसरोवर झील से चैंग युंगदुंग हिमनद से निकलती है। क्या बोलिएगा, चैम युंगदुंग हिमनद से निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए अपना जल जो है अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में प्रवेश करती है। और भारत से प्रवेश करती हुई ये जल अपना कहाँ, बांग्लादेश में लेके जाती है। यहाँ तक कि इसकी लंबाई की बात करिएगा तो यहाँ तक इसकी लंबाई लगभग जो है 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर है। और यहाँ आपका पूछा गया था कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो है तिब्बत हो गया, जिसको हम लोग चीन के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद याद रखनी है एक आपका भारत हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम सभी चीज़ बताना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर चैंगयुंग हिमनद से ये नदी निकलती है, और अपना जल लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में, याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा इसका नाम क्या हो जाता है, तो दिहांग नाम नदी हो जाता है। क्या होता है, दिहांग। तिब्बत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या बोलिएगा, सांगपो के नाम से जानते हैं। और दिहांग नदी, और वहीं जो है असम में इसको किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलिएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जानते हैं। वहीं पूछेगा इसको जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। और यह बंगाल की खाड़ी में बेस्ट ऑफ बंगाल बोल सकते हैं। इसमें अपना जल किस नाम से गिराती है, तो
मेघना के नाम से गिराती है। किस नाम से? मेघना के नाम से अपना जल गिराती है। और यहाँ तक बहने में इसमें कई सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखनी है, कामेंग। क्या हो गया? कामेंग हो गया, मानस हो गया, ठीक है, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क ऑफ इंडिया, या बोल सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलिएगा? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, या तो इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। ये सभी जो है एक ही का नाम है, और इस सभी का महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन आते हैं? वर्गीज कुरियन। और इसका निर्माण कब किया गया था? गठन 1970 ईस्वी में गठन किया गया था। क्या किया गया था? 1970 ईस्वी में गठन किया गया था। वहीं पर आपको पूछेगा, याद रखनी है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। क्या पूछेगा? वाटर मैन ऑफ इंडिया। वहीं पर आपको पूछेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब सवाल ज़्यादा पूछा जाता है आरपीएफ में। वाटर मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तब आपका हो जाएगा राजेंद्र कुमार। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र। और वहीं पर टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तब आपका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। क्या हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से चेन्नई तक है। ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। वहीं पूछेगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, जलमार्ग जो है किस नदी पर है? ये पूछ सकता है। तो याद रखनी है, गंगा नदी पर है। कहाँ पर है? गंगा नदी पर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से बोल सकते हैं कहाँ तक है? हल्दिया तक है। क्या बोलिएगा? प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है। और अगर बात करेगा इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक तत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हीनयान शाखा से। किससे हो जाएगा? हीनयान से हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा बारे में समझते हैं बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध की बात करेगा, इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनके माताजी का नाम क्या था? महामाया था। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोदन था। इनका मृत्यु कब हुआ है? ये भी चीज़ ध्यान देनी है, 483 बीसी में हुआ है, और ये कुशीनगर में हुआ है। और याद रखनी है, इसने जो है सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? यहाँ से सवाल बनता है। सबसे पहले उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ पर दिए? सारनाथ में दिए। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद याद रखनी है, बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। एक हुआ आपका हीनयान, दूसरा हुआ महायान। और इनके बाद ही याद रखनी है, चार बौद्ध संगति भी हुआ है। इसको ध्यान देते हुए चलनी है। आगे के प्रश्न जब भी आएंगे तो वहां पर आपको हम बौद्ध संगति के बारे में बता देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय किसने रचना किया है? तो याद रखनी है, विशाख दत्त ने। क्या बोलिएगा? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। और इसमें जो है मौर्य के बारे में बताया है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में बताया है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के बारे में बताया था। एक याद रखनी है और है, मेगा अस्थनीज। क्या बोलिएगा? मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज ने, याद रखनी है, इसका पुस्तक इंडिका को जब पढ़िएगा, इंडिका का रचना किसने किया था? मेगा अस्थनीज ने। और इसमें भी मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखनी है, इसने जो है नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना रखी है। क्या रखी है? मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश का स्थापना, याद रखनी है, कब किया गया था? तो ये चीज पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश का अगर प्रतापी शासक अगर पूछेगा आपको, प्रतापी शासक अगर पूछेगा, तो वो हो जाएगा आपका अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक एक ऐसे शासक हुए जिसने, याद रखनी है, अभिलेख जारी किया। क्या बोलिएगा? अभिलेख जारी किया। और इसने कुल बोल सकते हैं 14 अभिलेख जारी किया, जिसमें सबसे बड़ा अभिलेख आपका 7वां हो जाएगा। और सबसे अगर छोटा अभिलेख आपको पूछेगा, तब आपका हो जाएगा रुम्मनदई अभिलेख। क्या हो जाएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज तरंगनी के लेखक कौन थे? तो राज तरंगनी का लेखक कौन हो जाएगा? कलहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कलहन। यहीं पर है कालिदास। कालिदास की कई सारी रचना है, जैसे हो जाएगा बोल सकते हैं माल विका अग्निमित्रम, ठीक है। ये किसकी रचना हो जाएगा? तो याद रखनी है, ये भी कालिदास की रचना है। उसके बाद कुमार संभव। क्या याद रखिएगा? कुमार संभव। ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। याद रखनी है, चंद्रवई का रचना क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। क्या बोलिएगा? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवई का रचना है। जयदेव ने भी कई पुस्तक लिखे हैं, इनका ध्यान रखिएगा, इनका भी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। चलिए,
जयदेव ने यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, इनका भी बताते हैं गीत गोविंद। क्या बोलिएगा, गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए अजंता की गुफाएं की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसमें किस धर्म का जानकारी मिलता है, बौद्ध धर्म का जानकारी मिलता है। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का जानकारी मिलता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किस भाषा में लिखा, तो ये अरबी भाषा में लिखा। देखिए अल बरूनी की बात करेगा, ये जो है किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। क्या बोलिएगा, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये जो किताब उल हिंद है, इसमें इन्होंने 11वीं सदी के बारे में, भारत में कार्य जो हुआ था उनके बारे में अरबी भाषा में लिखा था। अल बरूनी एक ऐसे शासक हुए जिसने, याद रखनी है, संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं, संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया। और इसने गीता और कुरान को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने वाला एक कौन था, तो अलबरूनी था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अलबरूनी का एक और पुस्तक है, तो याद रखनी है, इसका क्या हो जाएगा, रहला। रहला पुस्तक किसकी है, तो याद रखनी है अब्न बतूती का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक में। क्या बोलिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यहाँ पर बात आता है कुतुब मीनार से जो है बहुत सारी चीज आपको पूछा जाएगा। कुतुब मीनार का बोल सकते हैं निर्माण किसने, नींव किसने रखी, तो आपको पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और याद रखनी है कुतुबुद्दीन ऐबक का 1200 बोल सकते हैं 10 ईस्वी में जो है इनका मृत्यु हो गया चौगान खेलते हुए। और चौगान खेलते हुए जब इनका मृत्यु हो गया तो कुतुब मीनार जो है पूरा नहीं हो पाया। तो इसको पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। और बाद में फिर जाके जो है इसका चौथा महल गिर गया। चौथा महल जब गिर गया तो इसमें जो है चौथा महल किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें पांचवा महल जोड़ दिया। तो इतना सवाल आपको जो है कुतुब मीनार से पूछा जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में है। सासाराम में याद रखनी है शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये याद रखनी है सोन नदी के लगभग संगम पर बोला जाता है कि है। और ये जो है शेरशाह सूरी ने खुद इसको बनाया है। और बोल सकते हैं नदी के तालाब के बीचों बीच, झील के बीचों बीच जो है ये आपका यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी की याद रखनी है बचपन का नाम क्या था, तो याद रखनी है फरीद खां। क्या याद रखनी है, फरीद खां इनके बचपन का नाम था। और शेरशाह सूरी से याद रखनी है इसने जो है हुमायूं को पराजित कर, बोल सकते हैं हुमायूं को जो है कन्नौज का एक युद्ध हुआ, बोल सकते हैं कन्नौज का एक युद्ध हुआ जिसको बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है। 1540 ईस्वी में इसने जो है मुगल वंश के शासक हुमायूं को पराजित कर उसके जगह पर मुगल वंश के स्थान पर सूरी वंश की स्थापना किया। तो ये चीज ध्यान देनी है। और सासाराम में बोल सकते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखनी है 1545 में सरहिंद के युद्ध में। बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं यहाँ पर एक अग्निशामक संयंत्र जो है यहाँ पर छूट इसके सामने फट गया। अग्निशामक यंत्र कलिंजर में, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ से जो है आपको पूछा जाएगा दिल्ली में किसका मकबरा है, तो याद रखनी है हुमायूं का है। क्या बोलिएगा, हुमायूं का भी है और निजामुद्दीन औलिया का भी है। आगरा में किसका हो जाएगा, शेरशाह का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेरशाह का हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में किसका हो जाएगा, तो याद रखनी है फतेहपुर सीकरी नहीं, यहाँ पर याद रखनी है बाबर। बाबर का कहाँ पर हो जाएगा, काबुल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काबुल में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछेगा अकबर, अकबर का आपको कहाँ पर हो जाएगा, तो अकबर का हो जाएगा सिकंदरा में। कहाँ पर हो जाएगा, सिकंदरा में हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा औरंगजेब का, क्या पूछा जाएगा, औरंगजेब का। औरंगजेब का आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो औरंगाबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, औरंगाबाद में हो जाएगा। तो ये सभी चीज पूछा जाएगा। फतेहपुर सीकरी में अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, याद रखनी है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो ये अफगानिस्तान से आया था। किससे आया था, अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली याद रखनी है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और बोल सकते हैं मराठा के बीच जो है तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। क्या बोलेंगे, तृतीय पानीपत का तृतीय युद्ध। और ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था। 14 नवंबर 1761 को ये युद्ध हुआ था जिसमें कि मराठा की बुरी तरह से हार हुआ था। और बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है। तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखनी है फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है। इसको हम लोग हवा महल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हवा महल के नाम से जानते हैं। अकबर याद रखिएगा मुगल वंश का एक बोल सकते हैं वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है और प्रतापी शासक। अकबर की शासनकाल की बात करेगा तो 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। इनके दौरान याद रखनी है इनके जो है इलाहाबाद का भी बोल सकते हैं, इलाहाबाद में भी एक नगर
स्थापित किया। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का भी निर्माण करवाया। उनके बाद याद रखिए इन्होंने जो है दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया, कब? 1562 ईस्वी में। इनके बाद एक धर्म चलाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही धर्म, इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म, और ये कब चलाया गया? 1582 ईस्वी में। और एक संवत भी चला है जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत इन्होंने कब किया? 1583 ईस्वी में किया। एक याद रखनी है मजहर की घोषणा, क्या याद रखिएगा? मजहर की घोषणा कब किया? 1579 ईस्वी में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? देखिए बात करेगा यहाँ पर गोवा, पुर्तगाली, पुर्तगाली जो है सबसे पहले बोल सकते हैं अंग्रेज मतलब भारत पर आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली कब आए थे? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे, और वहां पर इसका आने में किसने मदद किया था? तो याद रखनी है अब्दुल मुनीद ने किया था। अब्दुल मुनीद एक बोल सकते हैं जहाज यात्री थे, नाविक थे, इन्होंने ही मदद किया। और केरल में इनका स्वागत किसने किया? तो याद रखनी है जमोरिन ने, जमोरिन ने इनका वहां पर स्वागत किया। और उनके बाद 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आए। भारत में इन्होंने जो है मसाला के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पुर्तगालियों ने गवर्नर का पद लाया। किसका पद लाया? गवर्नर का पद लाया। और पहला गवर्नर कौन बना? अल्बुकर्क बना, बोल सकते हैं फ्रांसो डी अल्मीडा बना। क्या बना? अल्मीडा। अल्मीडा जो है 1500 बोल सकते हैं 5 से लेके 1509 तक गवर्नर है, और उसने जो है याद रखनी है हिंद महासागर पर ब्लू वाटर पॉलिसी को निर्धारित किया। क्या बोलिएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसने जो है लागू किया। और उनके बाद जो है 1509 के बाद जो है 1510 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं 1510 से लेके 1515 तक जो है यहाँ पर कौन आया? दूसरा गवर्नर बन के आया अल्बुकर्क। कौन आया? अल्बुकर्क आया। और अल्बुकर्क ने याद रखनी है बोल सकते हैं बीजापुर के, गोवा के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार कर लिया। तो इसको एकदम ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा कहानी था, हमने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 के विद्रोह के कई कारण हुए, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ वो हुआ, याद रखनी है, कि अंग्रेजों द्वारा जो है राइफल का प्रयोग किए जाने पर उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली थी, जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया। इसी के दौरान 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। और इसमें जो है अलग अलग बोल सकते हैं राज्यों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्ति ने नेतृत्व किया। इसमें जो है बोल रहे लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल, या लखनऊ बोल सकता है या अवध, ये दोनों से किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। और बेगम हजरत महल जब हारने लगी थी तो याद रखनी है ये भागकर कहाँ चल गए थे? नेपाल चल गए थे। कहाँ चल गए थे? नेपाल। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। ठीक है, और वीर सावरकर, यहाँ पर कुंवर सिंह पूछा जाएगा तो याद रखनी है ये आरा के बिहार से किया था, बिहार के आरा से किया था। वहीं अगर आपको पूछेगा इलाहाबाद से किसने किया था, क्या बोलेंगे? इलाहाबाद से किसने किया था। वहीं आपको पूछेगा फैजाबाद से किसने किया था। ठीक है, वहीं पर आपको पूछेगा ग्वालियर से किसने किया था। ठीक है, वहीं पर आपको पूछेगा कानपुर से किसने किया था। ये सभी महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। झांसी से किसने किया था। ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए इलाहाबाद से बात करेगा तो यहाँ पर से किसने किया था? तो इलायत अली खां ने किया था। क्या बोलेगा? विलायत अली खां ने किया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फैजाबाद से किसने किया था? तो याद रखनी है यहाँ पर से किया था जिसका नाम बोल सकते हैं हम लोग डंका सा के नाम से जानते थे। इनका नाम था बोल सकते हैं मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, ग्वालियर से किसने किया था? तो ग्वालियर से तत्या टोपे ने भी किया था। किसने किया था? तत्या टोपे ने किया था। और कानपुर से किसने किया था? तो ये यहाँ पर से नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्या बोलेगा? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नाना साहब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धांधु पंथ के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बात को ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की बात करेगा, इनका स्थापना 30 दिसंबर, क्या बोलिएगा? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल के ढाका में। क्या बोलिएगा? बंगाल के, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और ढाका में इसका किसके किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका किसने स्थापना किया था? तो बोल सकते हैं मौलवी बोल सकते हैं सलीबुल्लाह के नेतृत्व में। क्या बोलिएगा? सलीबुल्लाह के नेतृत्व में। और एक व्यक्ति था जो इसको अध्यक्ष बनाएगा, तो याद रखनी है आगा खां। क्या बोलिएगा? आगा खां के नेतृत्व में। ठीक है, उनके बाद एक अधिवेशन होता है 1908 में, और ये अमृतसर का अधिवेशन होता है। इसमें जो है मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि हमको जो है अलग निर्वाचन, मतलब कि बोल सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग कर दी इसी में, अमृतसर की अधिवेशन में। और उसके बाद जो है 1909 में एक पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आता है, और उसमें जो है मुस्लिम को अलग निर्वाचन पद्धति बोल सकते हैं दे दिया गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल की? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने, याद रखनी है, भारत में बोल सकते हैं दशकीय जनगणना का प्रारंभ किया। क्या बोलिएगा? भारत में दशकीय या नियमित जनगणना किसने प्रारंभ किया? तो वो भी जो है आपको इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग अंतिम वस्तुएं भी बोलते हैं या उपभोग वस्तु भी बोलते हैं। तो जो भी आएगा ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति का निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति का निगरानी कौन करेगा? आरबीआई करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जानिए। ये अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। इसका स्थापना पूछेगा किसके द्वारा हुआ गया? स्थापना जो है 1935 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और बोल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या होता है? तो धन पर निगरानी रखना। ठीक है, इनका कार्य होता है धन को, मतलब मुद्रा में बोल सकते हैं नोट की छापनी भी इसकी का काम है। और बोल सकते हैं बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। और इसका पहला गवर्नर किसको बनाया गया? तो एसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया। किसको? एसबॉर्न स्मिथ को। और पूछा जाएगा प्रथम भारतीय किसको बनाएगा गवर्नर? तो वो हो जाएगा सीडी देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। और अभी जो है वर्तमान में किसको बनाएगा भारतीय गवर्नर, याद रखनी रिजर्व बैंक का? तो वो आपका हो जाएगा, याद रखनी है, संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको शक्तिदान से याद नहीं रखनी है। और ये किस क्रम के बने हैं? तो 26वें क्रम के बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर देने कौन के? जीएसटी गुड एंड सर्विस एक्ट, ये कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखनी है 1 जुलाई 2017 से ये प्रारंभ हुआ। और ये सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। लेकिन भारत ने कहाँ से अपनाया है? भारत ने जो अपनाया है वो कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ से? कनाडा देश से लिया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष कर है। और इसमें जो बोल सकते हैं कर देना पड़ता है 5% देना पड़ता है, उसके बाद 12% है, उसके बाद 18% है, उसके बाद 28% है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। बोल सकते हैं एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये कौन कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है कथकली। क्या बोलिएगा? कथकली। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में कौन हो जाएगा? ओडिसी नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी नृत्य हो जाएगा। गुजरात में याद रखनी है गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा। ये सभी कहाँ का नृत्य है? तो ये गुजरात का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर से हो जाएगा द लाइफ ट्री। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा और लिखा गया है, तो याद रखनी है, जो बोल सकते हैं विंग्स ऑफ फायर, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ये भी लिखा गया है। तो इसको भी याद रखनी है। आगे का सवाल देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय बोल सकते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिसेफ का मुख्यालय याद रखिएगा यूएनओ के द्वारा किया गया, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। और इसका स्थापना कब किया गया? 1946 में किया गया। कब किया गया? 1946 में किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है यूएनओ। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखनी है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ये याद रखनी है 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय इसका कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश वर्मा। कौन हो जाएगा? राकेश वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म भी पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखनी है कब हो जाएगा? 1949 में। कब हो जाएगा? 1949 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं मेमोरी रजिस्टर के रूप में जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सीपीयू के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो हम लोग हाइड्रोफोन का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? हाइड्रोफोन का। पायरोमीटर से हम लोग याद रखनी है उच्च ताप को मापते हैं। क्या बोलेंगे? बहुत दूरी में उच्च ताप को मापते हैं। ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा से एम्पियर को मापते हैं। ठीक है, और बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण को मापते हैं। किसको मापते हैं? उष्मीय विकिरण को मापते हैं। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि की बात करेगा तो यहाँ पर विद्युत धारा जो है एक प्रकार का ये अदिश राशि, ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका क्या? सदिश राशि। तो यहाँ पर से याद रखनी है, सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें कि बोल सकते हैं परिणाम और दिशा दोनों हो। क्या बोलिएगा? परिणाम प्लस दिशा दोनों हो, वो आपका सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन जिसमें जो है आपको क्या हो, सिर्फ परिणाम हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न से गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए संवेग को हम लोग किससे जानते हैं? पी से डिनोट करते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि पी बराबर बोल सकते हैं एम भी। क्या होता है? एम भी। तो द्रव्यमान और वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसका बोल सकते हैं साई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बोलिएगा? केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग? देखिए वाष्प मतलब कि बोल सकते हैं गैस। गैस को जो है फिर से हमको द्रव बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर से थोड़ा समझिए, 6 पॉइंट यहाँ पर से होता है। अगर आपको पूछेगा, याद रखनी है सबसे पहले ठोस। ठोस को अगर द्रव में जाना है तो कौन प्रक्रिया होगा? उसके बाद द्रव को अगर आपको ठोस में फिर से रूपांतरित होना है, फिर जो है पूछा जाएगा द्रव से जो है आपको गैस में जाना है, और फिर आपको पूछा जाएगा कि गैस से जो है आपको फिर से द्रव में जाना है। जो आपका प्रश्न है यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर से जो प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से बनता है, जब ठोस को द्रव में कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? गलना पड़ेगा, तो गलनांक विधि द्वारा। ठीक है, और जब द्रव को ठोस में लाइएगा तब आपको क्या करना? जमाना पड़ेगा, तो यानी हिमांक विधि द्वारा। द्रव को जब गैस में कीजिएगा तो यहाँ पर क्वथनांक विधि द्वारा आपको करना पड़ेगा। क्वथनांक या तो बोल सकते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, और गैस को जब द्रव में लाइएगा तो यहाँ पर से हो जाएगा संघनन बिंदु। क्या हो जाएगा? संघनन बिंदु हो जाएगा, कंडेंसेट। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा कि डायरेक्ट जो है ठोस को द्रव में गुजारे बिना गैस में रूपांतरित करना है, तब आपका हो जाएगा सिब्लिमेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से बनाइए। किसी प्रोटॉन की निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति सरते समय परिवर्तित नहीं होगा? तो ये गति नहीं होगा। और यहाँ पर बात आता है प्रोटॉन। क्या बोलिएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन में बोल सकते हैं इसका जो होता है 1.6 गुना 10 पर पावर बोल सकते हैं -19 ये होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, और माइनस में होता है, ये याद रखनी है। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? ये पूछा जाएगा आपको। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। किसने किया है? गोल्डस्टीन ने किया है। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया है? तो याद रखनी है रदरफोर्ड ने। ये दोनों बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो बैटरी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे की सवाल देखिए, किस गैस की को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या बोलेगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटीकल्चर में किसके रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर किसका अध्ययन है? अंगूर की खेती का अध्ययन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विटीकल्चर। सब्जी फूल और फल उगने में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागवानी जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, मछली प्रजनन में हम लोग किस मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। क्या बोलेंगे? पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरी कल्चर। क्या बोलेंगे? सेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। वहीं आपको पूछेगा मधुमक्खी पालन जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं एपी कल्चर के नाम से। किसको? एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? इसको लाइसोसोम को कहते हैं। किसको? लाइसोसोम। लाइसोसोम में याद रखनी है एक जो है हाइड्रो हाइड्रो बोल सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है। क्या बोलिएगा? हाइड्रोलाइटिक लाइटिक एंजाइम निकलता है। एंजाइम निकलता है जिससे, याद रखनी है, एंजाइम निकलता है जिससे भी जितने भी मृत कोशिका आपके अंदर होते हैं उसको जो है इनका क्या काम है? बाहर करना है। और जितने भी बोल सकते हैं कि मतलब बोल सकते हैं मतलब खराब सब कोशिका अंदर में बन जाते हैं, उसको मारना किसका है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी बोलते हैं। इसका खोज किसने किया है? याद रखनी है, क्रिश्चियन डी डुवे ने किया। किसने किया है? क्रिश्चियन डी डुवे ने इनका खोज किया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनता है? किस कोशिकांग के द्वारा? तो गोल्जी बडी के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी बडी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम में मौलिक कानून की खोज की थी? ग्रेगर जॉन मंडल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मंडल। जॉन इंसोल्ट ने किसका टीका किया था? तो पोलियो के टीका का खोज किया था। क्या बोलिएगा? पोलियो का टीका। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या दिया था? तो याद रखनी है, इसने जो है आवर सारणी दिया था। क्या बोलेगा? आवर सारणी किसने दिया था? तो याद रखनी है, दिमित्री मेंडलीफ ने। जोसेफ प्रिस्टले में कुछ किया था, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का मित्र कहा जाता है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद, ये केचुआ हो जाएगा। और ये किस जगत के, याद रखनी है, एनिलीडा। क्या बोलेगा? एनिलीडा जगत के कौन फाइलम का कौन समूह है?
केचुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता मतलब ओ हो जाता है, और इसमें ये सर्वदाता इसलिए होता है कि इसमें की याद रखनी है, इसमें जो है एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सर्वग्राही ये भी होता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से रक्तदाता, सर्वदाता रक्त का समूह का खोज किसने किया है? तो कॉरलैंड स्टीनर ने किया है। किसने? कॉरलैंड स्टीनर ने किया है। तो इसको भी याद रखनी है, यहाँ तक पूछा जाता है। और एक पूछा जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र, क्या पूछा जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान पूछेगा तो याद रखनी है 7.4 होता है। ठीक है, तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराया, इसमें आपका कितना क्वेश्चन बन पाया ये आपको कमेंट करनी है। और ये प्रैक्टिस सेट आपको आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए कैसा लगा? अगर ये हम 10 भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको करवा दिए तो उम्मीद से रखिए कि आप जो है 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 10 फैक्ट बताया जाता है। डेली अगर 500 क्वेश्चन हुआ, 10 दिन चला, तो आपको 5000 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बताइएगा, अगर ये आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो ये इस सीरीज को हम लोग डेली रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सुबह के होमवर्क सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।